आज जानेंगे कि ब्रिटिश का एक्सपांसर और उनका कॉन्सोलिडेशन, मतलब एक्सपांसन कैसे हुआ, फिर वो सिकुड़ने कैसे लगे, वो जानेंगे। तो पहला जो उनका जो एक्सपांसन था वो था कर्नाटिक वॉर से। जो वो कर्नाटिक वॉर्स जो हुए थे, कब से कब तक हुए थे ये? 1746 से 1763 तक ये कर्नाटिक वॉर इनका चला था। ठीक है, अब ये वॉर किसके बीच में हुआ था? ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होगा। वॉर हुआ था बिटवीन फ्रेंच प्लस ब्रिटिश, इन लोगों के बीच में ये वॉर हुआ था। किसके लिए? फॉर सुप्रीमेसी इन इंडिया, इंडिया में सुप्रीमेसी के लिए। डिसीजन क्या आया लास्ट में वॉर का? डिसीजन ये आया कि फ्रेंच जो था उसके साथ ट्रीटी हो गई, मतलब डिफीट हो गया, और ये जो ब्रिटिश थे इनका डोमिनेंस शुरू हो गया, डोमिनेंस स्टार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आया था एक मैसूर वॉर शुरू हुआ था। मैसूर वॉर 1767 और 1799 तक मैसूर वॉर चला। ये कैसा मैसूर वॉर था? तो इसमें जो था ना, इसमें टोटल 4 वॉर्स हुए थे। किसके किसके बीच में 4 वॉर्स हुए थे? अगेंस्ट हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। ये दोनों मिलकर रजिस्ट कर रहे थे किसको? रजिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश एक्सपांसन को। ये रजिस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब जो टीपू सुल्तान था, इसकी डेथ हो गई 4th मैसूर वॉर में। कब हुआ था 4th मैसूर? 1799 से। तो जब इसकी डेथ हुई, टीपू सुल्तान की जब डेथ हुई, तो जो ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने क्या किया? एक्सपांड किया अपना कंट्रोल साउथ इंडिया में अपना एक्सपांसन स्टार्ट किया। तो मैसूर वॉर से साउथ इंडिया में इनका जो कंट्रोल था वो बढ़ गया। फिर इसके बाद एक वॉर हुआ था एंग्लो मराठा वॉर। एक मिनट, एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक चल रहा था? ये 1775 से 1818 तक, 1818 तक ये वॉर, एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था। तो इसमें 3 सक्सेसिव वॉर हुए थे, 3 सक्सेसिव वॉर हुए थे, जिसने ग्रेजुअली वीक्ड मराठा पावर। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था, जो 1817 से 1817 से 1818 तक चला, इफेक्टिवली एंड कर दिया। क्या एंड कर दिया? मराठा का इंडिपेंडेंस, और इस्टेब्लिश किया ब्रिटिश की सुप्रीमेसी ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इतना ही था कि इसी तरीके से उनका एक्सपांसन शुरू हुआ ब्रिटिश का, और कॉन्सोलिडेट अपने पूरे राज्य को, अपने पूरे पावर का कॉन्सोलिडेट करते गए। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, वो देख लेंगे नेक्स्ट में। चाहे अभी देख लेते हैं, छोड़ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल क्या पढ़ा था? तो भाई पहले वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर आए थे। इसमें 3 मेजर सिस्टम थे। पहला जमींदारी
जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं जमींदारी सिस्टम में क्या था। जमींदारी सिस्टम जो था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों पे इम्प्लीमेंट हुआ था। ये जो था जमींदार, जो मेड जमींदार परमानेंट प्रोप्राइटर बना दिया था। यहाँ पे जो जमींदार थे, जो भी जमींदार होते थे उनको क्या थे, एक परमानेंट प्रोप्राइटर हो गए थे, परमानेंट प्रोप्राइटर हो गए थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए थे। तो ये जो ज़मींदारी जो सिस्टम था, इसने एक न्यू क्लास क्रिएट किया, किसका, लैंडलॉर्ड्स का। ठीक है, एक फिर नेक्स्ट कौन सा था जमींदारी सिस्टम के बाद आया था, एक रियायतवाड़ी सिस्टम, रियायतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? जो रियायतवाड़ी जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसमें जो था, इसमें ये जो सिस्टम था, डायरेक्ट रिलेशन था बिटवीन, ये डायरेक्ट रिलेशन था इसमें बिटवीन गवर्नमेंट और जो किसान होते थे, गवर्नमेंट प्लस जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स होते थे, उनके बीच में। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, इस सिस्टम के आर्किटेक्ट, लाने वाले, देने वाले, सुझाने वाले कौन थे? तो आर्किटेक्ट थे इनके थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ये 2 लोग थे। फिर आया महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम में क्या था वो देख लेते हैं। ये नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविंसेस में था, नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविंसेस में था और पंजाब में लागू हुआ था, दिस सिस्टम मेड द विलेज कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो सिस्टम था दिस सिस्टम मेड विलेज कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू पेमेंट। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे प्रिजर्व हुआ जो ट्रेडिशन था विलेज इंस्टीट्यूशन का, विलेज की जो इंस्टीट्यूशन, मतलब उन पर कोई दखल अंदाजी नहीं करना, वो प्रिजर्व रहा, जबकि रेवेन्यू कलेक्शन भी साइमल्टेनियसली हो रहा था। ठीक है, अब इसके बाद है ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। इसमें क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, दादा भाई नौरोजी ने आर्टिकुलेट किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, ये आर्टिकुलेट किया था इन 1867 में। पेपर का नाम था, उस पेपर में किया था, पेपर का नाम क्या था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, और बाद में एंड लेटर इन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन
इंडिया 1901। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म क्या था वो मैं हम देख लेते हैं। एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म पहला क्या था, होम चार्जेस, होम होम चार्जेस। इसका मतलब जो पेमेंट्स होते थे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और मिलिट्री कॉस्ट और डेप्ट सर्विस इन लंदन, ये सब इंडिया के पैसे से ही जाता था इन लंदन। दूसरा था प्राइवेट रेमिटेंस। प्राइवेट रेमिटेंस में क्या था, सैलरीज और पेंशन जो था, सैलरीज एंड पेंशन जो था सेंट टू ब्रिटेन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, फिर ट्रेड इम्बैलेंस, फिर हुआ ट्रेड इम्बैलेंस। एक्सपोर्ट करते रॉ मटेरियल, इंपोर्ट करते थे मैन्युफैक्चर गुड। एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट करते थे मैन्युफैक्चर गुड्स। और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना और वहाँ पे वही रॉ मटेरियल को अच्छे से बना के यहीं पे बेचना, तो ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा था। इन्वेस्टमेंट रिटर्न, प्रॉफिट एंड ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग बैक टू ब्रिटेन। जितना भी प्रॉफिट होता था, कुछ भी बिजनेस होता था, तो जो भी यहाँ पे उन्होंने भी जैसे कि रेलवे बनाया, चाहे कुछ भी किया, उसका कुछ जैसे टेलीफोन इंट्रोड्यूस किया तो वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ, पोस्ट ऑफिस ये सब इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका जो प्रॉफिट होता था वो फ्लोइंग बैक टू ब्रिटेन में वापस चला जाता था। तो ऐसे ट्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।